बाराबंकी में बता दें कि किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और किसान खुशहाल होगा तो देश समृद्ध होगा। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ खड़ी है और लगातार ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं जिससे किसानों की लागत कम और उत्पादन अधिक हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध होना चाहिए ताकि वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य करने पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश का किसान तेजी से आगे बढ़ रहा है और पिछले वर्षों में सिंचाई व्यवस्था का व्यापक विस्तार किया गया, जिससे खेती और भी अधिक लाभकारी बनी है। पर्याप्त जल संसाधन है, बेहतर कनेक्टिविटी से अब आच्छादित हुआ है। किसान जिन सुविधाओं के लिए पहले तरसता था, आज डबल इंजन सरकार ने उन सभी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक कृषि उत्पादन करने वाला राज्यों में से एक है। देश के अंदर अगर खेती योग्य भूमि को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास मात्र 11% भूमि है, लेकिन देश के खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश 21% करता है। और यह तब हो पाया जब वह डबल इंजन की सरकार ने उसे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बीज से बाजार तक की सुविधा से किसान को आच्छादित किया। अब बीज से बाजार के बीच की दूरी को पाटने के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के जिस बड़े अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, इसमें हमारे अन्नदाता किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बहनों और भाइयों, ये धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं, जीव सृष्टि ही बची रहेगी, उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। और उसके लिए अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि किसान की आमदनी को बढ़ाने का पहला मंत्र है लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो। लागत कम हो, इसके लिए अन्नदाता किसान को समय पर बीज मिले, समय पे खाद मिले, सिंचाई के बेहतर सुविधा हो, वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए, ये संभव है। एमएसपी का भुगतान पिछले 8 वर्ष से लगातार किसानों को प्राप्त हो रहा है। आप बिचौलिया नहीं, किसान या खेती करने वाला व्यक्ति ही अपनी उपज को क्रय केंद्र में बेच सकता है। अन्नदाता किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की सुविधा हो, गन्ना भुगतान की ऐतिहासिक उपलब्धि हो, कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार का कार्य हो, वैल्यू चेन स्टोरेज प्रोसेसिंग पर एक बड़े निवेश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर किसानों को बाजार और निर्यात से जोड़ने का प्रयास। सिंचाई, हर खेत को पानी, नहरों, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन और सौर पंप का विस्तार, जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान, ड्रोन डोजिंग, सौर ऊर्जा, एफपीओज, स्टार्टअप्स आधारित फसल और मूल्य संवर्धन की योजना,
आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। खरपतवार नियंत्रण, सॉइल टेस्टिंग, प्राकृतिक खेती पर जो आज विशेष फोकस हुआ है, आज ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और किसानों को कृषि में उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करना, जिसका उदाहरण आज हम यहां पे श्री राम शरण वर्मा जी की खेती में देख रहे हैं। यानी खेती भी लाभकारी हो सकती है, ये देखना है। राम शरण वर्मा उसके उत्कृष्ट उदाहरण है और जिन किसानों को हमने भी मंच पे सम्मानित किया है, ये उसके उदाहरण हैं। किसान जिन सुविधाओं के लिए पहले तरसता था, आज डबल इंजन सरकार ने उन सभी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक कृषि उत्पादन करने वाला राज्यों में से एक है। देश के अंदर अगर खेती योग्य भूमि को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास मात्र 11% भूमि है, लेकिन देश के खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश 21% करता है। और ये तब हो उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस और प्रशासन झुग्गी झोपड़ी इलाके और संदिग्ध जगहों पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। गलत या संदिग्ध पाए जाने पर लोगों को बता दें कि सेंटर भेजने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सर्जिकल स्ट्राइक पूरे राज्य की बता दें कि सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल बता दें कि पात्र लोगों तक पहुंचेगा। पिछले सालों के डेटा भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्य में लगातार अप्रवासी और अवैध घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आइए विस्तार से देखें कि क्या योगी सरकार की रणनीति, कितने लोग पकड़ गए हैं और कैसे चल रही है ये रेड। घुसपैठ की समस्या सालों से रही। पिछले 5 साल के डेटा के अनुसार विशेष रूप से बांग्लादेशी नागरिकों के संदिग्ध मामलों में लगातार वृद्धि हुई। अधिकारियों का कहना है कि झुग्गी बस्तियों में सबसे ज्यादा लोग बिना कागज के रह रहे हैं। गृह विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2023 में 15,000 प्लस मामलों में जांच हुई। 2024 में संख्या बढ़कर 18,500 हो गई। राज्य सरकार ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। पिछली सरकारों के दौरान भी कई रेड हुई, लेकिन ये लगातार अभियान की तरह नहीं चला। अब योगी सरकार ने 24/7 मोड में कार्रवाई शुरू की है। हर जिले में टीम बनाई गई है जो झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों की निगरानी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की समस्या कोई नहीं है। पिछले वर्षों में कई रेड हुए, लेकिन निरंतर और व्यापक अभियान पहली बार योगी सरकार ने चलाया। राज्य के सभी मंडलों में सत्यापन किया। वहीं सरकारी संसाधनों पर अनधिकृत बोझ को हटाना अब सरकार की प्राथमिकता बन गई है। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर और अन्य जिलों में रात के समय रेड पुलिस टीमों ने पहचान पात्रों का मिलान किया और संदिग्ध नागरिकों को चिन्हित किया। वहीं कुल 1500 प्लस संदिग्ध नागरिकों की पहचान। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का ऐलान और 13 दिसंबर को नामांकन। 14 को चुनाव, कल दोपहर 2 बजे तक होगा नामांकन। मिड दिसंबर में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान संभव। पीयूष गोयल, विनोद तावड़े रहेंगे यहाँ मौजूद। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े कराएंगे नामांकन। पीयूष गोयल की मौजूदगी में हो गया चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर तैयारियों के अंतिम चरण में है। पार्टी ने घोषणा की है कि 13 दिसंबर को नामांकन होगा, जबकि 14 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। नामांकन कल दोपहर 2 बजे तक लिए जाएंगे और सूत्रों के अनुसार मिड दिसंबर तक नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान संभव है। चुनाव प्रक्रिया की पूरी निगरानी के लिए बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी इसी दौरान होगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया विनोद तावड़े कराएंगे। चुनाव पीयूष गोयल की मौजूदगी में संपन्न कराया जाएगा, जिससे संगठनात्मक चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। बीजेपी संगठन अब नए नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है और कयासों का दौर भी तेज है कि इस बार पार्टी प्रदेश में किस चेहरे पर दांव लगा सकती है। और इसके साथ ही बता दें कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब रेस काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें नामों की,
तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री और बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद हैं। और इसके साथ ही निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री और बता दें कि विद्यासागर सोनकर दलित नेता हैं और दिनेश शर्मा और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। इनके नामों के बता दें कि क्यास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इनके नामों की लहर देखने को मिल रही है और ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं कि किन नामों की चर्चा देखने को मिल रही है। धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, इनके नाम की चर्चा है। स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री हैं और इसके साथ ही बता दें कि निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके नाम की क्यास लगाए जा रहे हैं। बीएल वर्मा और इसके साथ ही बता दें कि बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद हैं और ये नाम बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस समय गूंजते हुए नजर आ रहे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और इसके साथ ही बता दें कि अब देखने वाली बात होगी और बता दें कि दिनेश शर्मा पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, इनके नाम की भी क्यास लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही नामों की चर्चा अभी राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और इसके साथ ही बता दें कि मिड दिसंबर में आएगा नया चेहरा। और इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है और जिस तरह से नामों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है, और अगर बात करें कि चयन प्रक्रिया की, तो क्या लगता है कि कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी? विस्तार से समझाइए अमन। देखिए वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की अगर बात की जाए तो कल 13 दिसंबर को जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यानी कि कल 2 से 3 बजे तक यानी कि 1 घंटे नामांकन होगा और उसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच जो नामांकन पत्र है उनकी जांच की जाएगी। तो यानी कि कल का दिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, वासियों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं उनके लिए एक बड़ा दिन है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नामों की अगर चर्चा बात किया जाए तो एक बड़ी फेहरिस्त है जिसमें बड़े बड़े नाम है। चाहे बात किया जाए उत्तर प्रदेश के मौजूदा जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, और अगर बात की जाए जिस तरीके से पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की, और तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम है, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम लिया जाए, या मौजूदा समय की अगर बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं प्रदीप चौधरी, उनका भी नाम एक बड़ी उसमें लिया जा रहा है। तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है जिसके लिए जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जो संघ से जुड़े जितने भी लोग हैं, माफ करिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी से संगठन से जुड़े जितने लोग हैं, कुल 400 लोगों की जो लिस्ट है, उन सभी लोगों को बीजेपी दफ्तर प्रदेश कार्यालय पर बुलाया गया है। और साथ में जिस तरीके से कई जो सदस्य हैं जो इस चुनाव को कराएंगे, जो इस चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखेंगे, उनके सामने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की बात किया जाए और प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण की एक अहम भूमिका निभा सकते हैं इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के बीच में। यानी कि जो बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए वो कल का दिन है, और उसके बाद जो नई प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है वो भी बहुत जल्द कहीं ना कहीं संभव होते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से 2027 का चुनाव है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो एक बड़ी जो राजनीतिक चीजें की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति का एक बड़ा एजेंडा है। तो कहीं ना कहीं जातिगत रूप से इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जब लोकसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को पिछड़े और दलित का जो वोट है वो कहीं ना कहीं कम मिला था। तो उसकी वजह से जो इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिसके लिए लगातार कई वर्षों से यानी कि लगभग 1 साल से अधिक का जो समय हो गया है, उसमें अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो दिन है वो कल कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। और एक सबसे बड़ा वर्षा इसमें चीज ये भी दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की बात अगर की जाए, यादव भी जिस तरीके से पीडीए के नारे को लेकर के लगातार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीडीए के जो नारे का जो उनका नरेशन है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और जातिगत नियुक्ति ये कहीं ना कहीं बड़ा
रोल निभाता हुआ इस पूरी प्रक्रिया में नजर आएगा। वर्षा जी अमन, अगर बात करें जिस तरह से जिन नामों की चर्चा चल रही है, क्या पार्टी उसको ध्यान में, क्योंकि सत्ता संतुलन सबसे बड़ी बात होती है, तो क्या सत्ता संतुलन को ध्यान में रखते हुए नाम पे मोहर लगाई जाएगी जिससे कि उनका वोट बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आए? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि पिछड़े और दलित और ओबीसी, क्योंकि ओबीसी समाज से नए प्रदेश अध्यक्ष आने की संभावना देखने को मिल रही है, तो क्या इससे वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा, उनको साधने की कोशिश? देखिए, सबसे बड़ा सवाल सर, जिस तरीके से मैंने बताया कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो सीटों का जो संतुलन था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम था। और पीडीए का जो फॉर्मूला था अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का, तो उस पीडीए के फॉर्मूले से जिस तरीके से संविधान के नरेशन को लेकर के पूरा लोकसभा का कैंपेन रहा था समाजवादी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं इन सभी विषयों को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, चाहे प्रदेश नेतृत्व की बात की जाए, वो इन सभी मानकों को अपने ध्यान में रख करके सभी तरीके से इस प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात वर्षा इसमें ये भी है कि जो जातिगत राजनीति का आधार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। तो जिस तरीके से ओबीसी की बात की जाए, पिछड़ों की बात की जाए, अति पिछड़ों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कई नाम भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो उनमें ही किस तरीके से मोहर लगाई जाए और किस तरीके से जो वोट बैंक है वो उसको अपनी तरफ लाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक चुनाव है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार शीर्ष नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी में कहा गया है कि इस बार का चुनाव पहले के मुकाबले काफी अलग और अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमेशा से चुनाव किए जाते थे, लेकिन इस बार का नामांकन करके चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि हमारी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और सभी वर्गों का जो ध्यान है वो पार्टी रख रही है और सभी वर्गों के लिए लगातार कार्य भी कर रही है और सभी वर्गों के लिए लगातार सोच भी रही है। तो एक साफ तौर पर एक साफ मैसेज है कि किसी एजेंडे सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का एक लोगो है और एक मोटो भी है। तो उसी एजेंडे के साथ लगातार पार्टी काम कर रही और इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश का, उसको भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। अमन, जिस तरह से जिन नामों की चर्चा है और जिस तरह से मोहर लगने के कयास काफी ज्यादा और सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अगर बात करें, ये तो देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पे मोहर लगती है, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बात करें तो सबसे बड़ी संगठनात्मक चुनौती क्या होगी नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने, जो कि पार्टी को और भी मजबूती देता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी अगर चुनौतियों की बात की जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है उसको किस तरीके से काउंटर भारतीय जनता पार्टी करती है और नए जो प्रदेश अध्यक्ष उसको किस तरीके से काउंटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो जो जातीय समीकरण है उसी के इर्द गिर्द पूरा घूम रहा है। तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जब भी होगी वो किस समाज से आते हैं ये एक बड़ा मैसेज जाएगा उस पर्टिकुलर समाज के लिए, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। और जिस तरीके से अगर प्राथमिकताओं की बात की जाए, कहीं ना कहीं संगठन एक मजबूत स्थिति पे है और उसको उस मजबूत स्थिति को और किस तरीके से और बेहतर किया जाए और पार्टी में जो वोट की जो काउंट है, पार्टी में किस तरीके से सदस्यता बढ़ाई जाए, पार्टी में किस तरीके से जो लोगों की संख्या है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और जो छोटे छोटे नेता हैं, जो बूथ लेवल के जो नेता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, ये तमाम ऐसे छोटे नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं पार्टी किसी तरीके से स्थान नहीं मिल पाता, तो उन लोगों को भी पार्टी में बराबर सम्मान की भूमिका दी जाए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी का जो स्तर है उसको और मजबूत किया जाए। तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में लगभग 15 महीने का चुनाव ही शेष बचा हुआ, तो उसकी तैयारियां लगभग प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद काफी पर स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ती ठंड के बीच जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बिजनौर में रैन बसेरों और शहर के प्रमुख चौराहे पर जलाए जाने वाले अलावों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने इंदिरा बाल भवन के पास स्थित रैन बसेरे से की, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध
लिहाफ और गद्दे, बेड और अन्य जरूरी सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। डीएम ने निर्देश दिए कि सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रैन बसेरों की सभी व्यवस्थाएं रखी जाए ताकि किसी भी प्रवासी, बेसहारा या जरूरतमंद व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। इसके बाद जिलाधिकारी ने शहर के प्रमुख चौराहे जैसे रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नगर पालिका चौक, शक्ति चौक और इसके साथ ही बता दें कि आदि पर अलाव जलाने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। जिले में चाइनीज व्यंजन ने एक बार फिर से जान ले ली है। जौनपुर में एक दर्दनाक हादसे में शिक्षक संदीप त्रिपाठी की चाइनीज मासे से गर्दन काटने से मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब संदीप अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर शास्त्रीय ब्रिज से लौटकर बता दें कि लौट रहे थे और अचानक से डोर उनके गले में उलझ गई और तेज धार ने उनका गला बुरी तरह से काट दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत सड़क पर तड़पता देख उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की गंभीरता से बता दें कि जौनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर पूरे जिले में प्रतिबंधित चाइनीज के विरुद्ध तत्काल अभियान चलाने का निर्देश दिया है। ने वो अभी आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली है, तो अभी मैंने उसे कंफर्म भी किया है कि एक घटना जो है शास्त्री पुल पे जो है एक व्यक्ति जो अपने लड़की को सेंट पैट्रिक स्कूल से छोड़ के वापस घर जा रहे थे, उस समय पूरा चूंकि सुनसान सा था, तो वहाँ पे जो है उनकी जो है बॉडी मिली थी, उनको तत्काल जो है अस्पताल भर्ती कराया गया। तो वहाँ पे जो है उन्हें जो है मृत घोषित बताया गया है। वहाँ पे कुछ मांझे मिले हैं और गले पे कुछ निशान भी बताए जा रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना है और पिछले साल भी हम लोगों ने मांझे को लेके काफ़ी अभियान चलाया था, कई जगह छापेमारी की थी।